भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य रूप से उसका सारा मुद्दा समाप्त हो जाता है। इस समय योगी जी को सिर्फ कब्रिस्तान दिखाई पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है। अब जब नारा ही बदल गया तो इसलिए आम लोग जो बाबा साहब के मिशन के साथ बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए थे वो सब आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री लालजी वर्मा जी, जो बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत बरसों से बहुजन समाज पार्टी में थे। इनको बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी विरोधी सरगर्मियों में निष्कासित कर दिया और इन्होंने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और कटहरी विधानसभा से इस समय समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल, आप जिस पार्टी में थे 30 सालों तक, लगभग 25 से 30 सालों तक, वहाँ आप मिनिस्टर भी बने, विधायक भी बने वहाँ कई मरतबा, और अब इस समय आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और उससे आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कितना टफ मुकाबला आप देखते हैं इस समय? नहीं, इस समय तो जो आवाम है वो स्वयं चुनाव लड़ रही है जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय मुकाबला तो टफ नहीं लग रहा है जी। हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत होगी। जी सर, बहुत सारे वादे जो है अखिलेश यादव ने किए हैं। आपको लगता है कि इतने सारे मैनिफेस्टो सिर्फ इस वजह से किए हैं कि हम इलेक्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे पाएँ, क्योंकि उनका भी मैनिफेस्टो बहुत लंबा है? तो आपको क्या नहीं लगता कि उसके टक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा वादे कर दिए हैं और इस तरह के वादे जो है वो निभा नहीं पाएंगे सरकार में आने के बाद? नहीं, जो इनका अभी तक रिकॉर्ड रहा है जी, जैसे हमें पिछली बार लैपटॉप की घोषणा 2012 में इन्होंने किया था और उसको उन्होंने पूरा किया। जी, सिंचाई मुफ्त करने का वादा किया था, किसान का नहर और सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई पूरा किया। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो पूरा किया। तो इससे ये लगता है कि इन्होंने सोच समझकर और विभिन्न जो जानकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उन लोगों के साथ बैठक करके और पूरे प्रदेश का जो बजट का आकार है उसको जानकर तब घोषणा किया है और हमें पूरा विश्वास है कि उसको ज़रूर पूरा करेंगे। सर एक चीज़ मैं आपसे, जो मेरा पर्सनल सवाल है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी कटहरी से आप जो है वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके पहले आप बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे लड़ते रहे हैं बहुत बरसों से और मिनिस्टर भी रह चुके हैं आप। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज ए वोटर, आप अब समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी का आपने दामन थाम लिया, एज ए वोटर, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी विधानसभा का वोटर हूँ, आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं आप ही को वोट दूँ? देखिए, जो परिस्थितियां हैं प्रदेश और देश की, जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है जी, और साथ ही साथ जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, विशेष रूप से पिछड़ों और दलितों का, उस पर वो आक्रमण कर रही है, चोट कर रही है। ऐसी स्थिति में और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनके मारने की कार्रवाई कर रही है। तो इससे आम जनता का महत्वपूर्ण चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए। तो इसलिए कोई एज ए वोटर महत्वपूर्ण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करा जाए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आज कोई अगर सक्षम है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो तीसरी पार्टी थी, उसकी नेता ने बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से कमज़ोर किया है और उसमें से सभी पुराने कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब बहुजन समाज पार्टी में नारा दिया गया है कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी। इसका क्या मतलब है सर? पहले तो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब जब नारा ही बदल गया तो इसलिए आम लोग जो बाबा साहब के मिशन के साथ बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए थे वो सब आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और समाजवादी पार्टी के साथ, श्री अखिलेश जी ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि बाबा साहब का जो मिशन है और डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह का जो मिशन था उसको एक साथ समाहित करके वो समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इसलिए आम लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सर एक बात आपने अभी कही कि
चूँकि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन सिर्फ क्या विकल्प वो है इस वजह से उसको वोट मिल रहा है, या फिर उनका अपना भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ है? जैसे मान के चलिए कि ये नहीं तो कौन, बस कौन की जगह पे समाजवादी पार्टी आ रही है? नहीं, उसमें जो उनका नीति है जी, जिस तरह से आज श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है, जी, समाज का प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को जिस तरह से देने का काम किया है, विशेषकर अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व जो देने का काम किया है, उससे एक जो चाहत थी आम लोगों की कि सबका जो वास्तविकता है कि सबको साथ लेकर चलने का, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का एक नया उन्होंने प्रयोग शुरू किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं और इसलिए सबको साथ लेकर चलने के लिए और किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए काम करने का काम सभी वर्गों को साथ लेकर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए विकल्प के रूप में और अच्छे विकल्प के रूप में उनको चुनने का काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, प्रतिनिधित्व की बात की। जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है वो है मुसलमान और यादव, यमुआई फैक्टर ये माना जाता रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में। अब अगर मैं 2022 के इलेक्शन को लेकर बात करूं तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर, अंबेडकर नगर में भी उसकी एक मिसाल है कि यहाँ पे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे उनका टिकट कहीं ना कहीं काटा गया, जबकि वो इस पोजीशन में थे कि वो जीत सकें और उन्होंने मेहनत भी की। तो आप ये मतलब मेरा ये सवाल है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप उनको देंगे नहीं तो फिर आप उनके हित की कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, जहाँ तक अंबेडकर नगर का आपने सवाल किया है, अंबेडकर नगर में अहमद हसन साहब, श्री अहमद हसन साहब को पहले से रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो लगातार या तो मंत्री रहे या नेता विरोधी दल रहे, यानी कैबिनेट स्तर का हमेशा उनको दर्जा मिलता रहा है, पक्ष में रहने पर भी विपक्ष में रहने का। तो इसलिए ये कहना कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है ये अनुचित है और गलत बात है। सर, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, वो तो एमएलसी बन के आते रहे हैं। एमएलसी इलेक्टोरल लोग ही एमएलसी बनाते हैं ना, कोई एमएलसी का अलग चुनाव नहीं है, सबको भागीदारी। जैसे यादव की कोई भागीदारी नहीं है अम्बेडकर नगर में, तो इसका मतलब कि यादव को भागीदारी नहीं दी गई है। एमएलसी के एक चुनाव में यादव को भी भागीदारी दी गई है, मुस्लिम को भी भागीदारी दी गई है, समाज के विभिन्न वर्गों को, और एक ही जिले में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं दी जा सकती। इसलिए सारे प्रदेश को एक मापदंड मानकर, एक यूनिट मानकर भागीदारी देने का प्रश्न आता है। अगर ये कोई कहा जाए कि एक ही जिले में सबको भागीदारी दिया जा सकता है तो ये संभव नहीं है। विभिन्न जिलों के सामाजिक और समीकरण को देखते हुए उन्होंने भागीदारी देने का काम किया है। पिछले चुनाव में जिस तरह से गलतियां हुई थी उस गलतियों को दूर करने का प्रयास किया है और समाज के हर तबके को, अगर आप पूरे प्रदेश को यूनिट मांगेंगे तो अच्छी भागीदारी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार का है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हटावें और जहां कहीं प्रतिनिधित्व की कमी रह गई है चुनाव के बाद विधान परिषद में लेकर, राज्यसभा में लेकर, उस जिन समाजों का कमी रह गई है उसको वो पूरा करने का उनका संकल्प है। सर, कितनी सीट आने का अनुमान है? समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी? आप अपने हिसाब से बताइए। अब अंबेडकर नगर में 5 की 5 जीत रही हैं, बाकी प्रदेश में मैं कहीं गया नहीं और इसलिए मैं उसके बारे में जानता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें जो सोर्सों से, विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो रहा है और समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। सर, एक आखिरी और अहम सवाल, जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरे इंडिया के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि आप बड़े नेता हैं और 35-40 सालों से आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। बीएसपी में जब आप थे तो भी कई स्टेट के आप इंचार्ज रहे वहाँ के। तो एक मेरा सवाल है कि अगर जैसे जो मुद्दा बनता है इलेक्शन में, वो मैं देखता हूँ कि कभी अली बजरंग बली मुद्दा होता है, कभी मंदिर मस्जिद होता है, कभी हिंदू मुसलमान होता है, कभी अगड़ा पिछड़ा होता है, जबकि मुद्दा होना चाहिए हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट,
रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सारे मुद्दे नहीं बनते हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अपना वोट साधने में कामयाब हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करने में किसका हाथ है? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसकी जिम्मेदार नहीं हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा संविधान है जी, और जिस उद्देश्य को सोचकर संविधान का बनाने का काम किया गया था, संसदीय लोकतंत्र का, जी, संसदीय लोकतंत्र को हमने अडॉप्ट इसलिए किया था कि सभी वर्गों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिले, जी, और साथ ही साथ हमारा जो भारत का जो कल्चर रहा है जी, वो सामाजिक हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रही है। जी, इसलिए कि बिना सामाजिक हिस्सेदारी के हम ये कहकर कि केवल हम एक बिंदु पर चुनाव लड़ें जी, तो वो भी उचित नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो इसका मतलब अंग्रेज़ों को हम मान लें कि वो अच्छे काम कर रहे थे तो उन्हीं को रहना चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो घर है उसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जी, और उस तरह का जो बात है वो सबको लेकर, किसी को काट कर नहीं, जी। और इस दिशा में नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान? नहीं, ये मुद्दा और नहीं ये होना चाहिए। क्यों होता है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ये बड़ा सवाल आपसे कर रहा हूँ, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुद्दा हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा होना चाहिए विकास का, मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और निश्चित रूप से सारी जो पार्टियां हैं इस बात का प्रयास करती हैं कि ये मुद्दा बने। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ये महसूस करती हैं कि इन मुद्दों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। नाम ले लीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य रूप से, उसका सारा मुद्दा समाप्त हो जाता है। इस समय योगी जी को सिर्फ कब्रिस्तान दिखाई पड़ रहा है, जबकि सारे शमशान घाट को अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, लेकिन वो बात न आकर केवल कब्रिस्तान का नाम लेते हैं। तो वो उसको, उनका उसमें फ़ायदा है, इसलिए वो उस बात को उछालते हैं। और उसके विपरीत जो राजनीति कर रहा है उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से आम जनता एक बार भले गफलत में आ जाए, लेकिन आगे चलकर वो सारे मुद्दों को ही महत्वपूर्ण स्थान देती है। आज इसीलिए महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी को लोग हटाना चाहते हैं। सर, एक मुद्दा अभी बहुत ट्रेंडिंग है, वो इलेक्शन में आ भी गया है, इलेक्शन में उसका यूज़ भी हो रहा है, वैसे भी उसको यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी उसको यूज़ कर रहे हैं, हिजाब का मुद्दा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि किसी को कुछ भी पहनने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से पहन सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मुद्दा बनाने लायक है या ऐसे ही बनाया जा रहा है? नहीं, ये सब मुद्दा बनाने लायक नहीं है, और न इस पर कोई बात होनी चाहिए। जी, हमें, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है पहनने के लिए, बात करने के लिए, किस हम मजहब को माने ये भी हमें स्वतंत्रता देता है। तो इसलिए इन मुद्दों को उठाकर आम जनता को भड़काने का प्रयास किया जाता है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जी सर, ये बताइए, थोड़ा पर्सनल सवाल है, आपसे रिलेटेड है। आप यहाँ से अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, आप जीत जाते, आपकी जीत हो, तो क्या मंत्री बनेंगे आप? अब ये तो मुख्यमंत्री का विवेकाधीन है, विशेषाधिकार है। नहीं, कोई बात हुई है कुछ? नहीं, ऐसा हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। अब हमारा बात है केवल, चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी हमें चाहत रखती थी कि हम उनके साथ जाएं, और वो सारे भी वादा कर रहे थे, लेकिन समाज हित में और देश हित में, प्रदेश हित में हमने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया, और समाजवादी पार्टी में हम शामिल हुए। ऐसा कोई चर्चा हमारे बीच में नहीं हुई है। हमारी योग्यता के आधार पर या हमारे कार्यों के आधार पर माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला करेंगे हमें ग्राह्य होगा। आपको नहीं लगता कि बीएसपी में जो आपका रिप्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे थोड़ा सा वो रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आदमी जब काम करता है तो हर जगह उसको महत्व मिल जाता है। हमारे कार्यों से अगर वो प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हमें महत्व मिलेगा, और अगर वो समझते हैं कि पार्टी हित में
जो भी निर्णय होगा हम उसको ग्राह्य करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ मिस्टर लालजी वर्मा, जिन्होंने बेबाकी से सारी सवालों का जवाब दिया और अपनी सारी बातें रखी पार्टी की नीतियों को लेकर के, और जिस पार्टी में ये फ़िलहाल शामिल है और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी, और करेंट पॉलिटिकल सिनारियो जो इंडिया और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश का है उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। मैं हूँ मोहम्मद राजी, हिंद वॉइस के लिए।